हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव नोट के साथ और आज का हमारा पॉजिटिव नोट है डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू कांट चेंज। इस लाइन का क्या मतलब है? उन चीज़ों के बारे में अपना समय बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2015 के पेपर को, और जो सेक्शन है जिसको हम डील करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 है हमारी प्रीवियस वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, वो लिखनी है हमारे आंसर में। सो स्टेटमेंट ए हमें गिवन है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन which is bounded on the upper half plane h is equal to although z belongs to C such that imaginary part of z is greater than 0। हमें देखना है कि क्या एक ऐसा नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन जो है क्या वो एग्जिस्ट करता है जो बाउंडेड हो अपर हाफ प्लेन में। तो देखेंगे इसको। स्टेटमेंट बी है there exists a non-constant entire function which takes only real values on the imaginary axis। क्या एक ऐसा non-constant entire function exist करता है जो है लेता हो सिर्फ रियल वैल्यूज को इमेजिनरी एक्सिस पे। स्टेटमेंट सी है there exists a non-constant entire function which is bounded on the imaginary axis। क्या एक ऐसा नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो बाउंडेड हो इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये तीन स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके सल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटमेंट ए के बारे में। हम मान के चलते हैं कि f ऑफ z जो है वो किसके बराबर है, e की पावर आयोटा z, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू होगा e की पावर आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y, जहाँ पे z जो है वो बराबर है x प्लस आयोटा y के, और ये जो है वो कंटेन्ड है c के अंदर। Here C represents the complex plane, okay? जिसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं that it is equal to होगा e की पावर आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y, which is further equal to होगा e की पावर आयोटा x माइनस y, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, which is further equal to होगा e की पावर आयोटा x इंटू e की पावर -y। यहाँ पे ये जो f है वो एक नॉन कांस्टेंट और एंटायर फंक्शन भी है। अब हम कंसिडर करेंगे मॉड ऑफ f ऑफ z, वो किसके बराबर होगा, दैट मॉड ऑफ e की पावर आयोटा x इंटू e की पावर -y। अब हम क्या करेंगे, इस मॉड को जो है वो फर्दर करेंगे, विच इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ e की पावर आयोटा x इंटू मॉड ऑफ e की पावर -y, विच इज इक्वल टू होगा e की पावर -y। ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा ऑन द अपर हाफ प्लेन h, विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो सारे z बिलोंग्स टू c सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से क्या मिला, मॉड ऑफ f ऑफ z जो है वो लेस देन 1 है, जिससे हमें फर्दर क्या मिला कि f जो है वो बाउंडेड है h पे, ओके। अब इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या मिला कि हमें एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन मिल गया है
जो बाउंडेड है अपर हाफ प्लेन एच पे। तो इसीलिए क्या है, स्टेटमेंट ए जो है वो सही है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट बी के बारे में। हम मान के चलते हैं कि एफ ऑफ जेड जो है वो इक्वल टू आयोटा जेड के बराबर है। एक काउंटर एग्जांपल ले रहे हैं हम इस केस में। अब इससे क्या पता चला कि एफ जो है वो नॉन कांस्टेंट भी है और साथ ही साथ एंटायर फंक्शन भी है। अगर हम इमेजिनरी एक्सिस पे देखेंगे, एफ ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो है वो किसके बराबर आएगा, इट इज़ इक्वल टू होगा माइनस वाई के बराबर, और ये क्या है, रियल है। सो इससे क्या पता चला कि f जो है वो सिर्फ ले सकता है रियल वैल्यूज़ को इमेजिनरी एक्सिस पे। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये पता चला कि एक ऐसा नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो ले सकता है सिर्फ रियल वैल्यूज़ को इमेजिनरी एक्सिस पे। तो इसी वजह से स्टेटमेंट बी जो है वो भी सही है। ओके, अब चलिए डिस्कस करते हैं हम स्टेटमेंट सी के बारे में। इस केस में भी जो है हम एक काउंटर एग्जांपल लेंगे। हम मान के चलते हैं कि एफ ऑफ जेड जो है वो किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू है ई की पावर जेड। ये एफ क्या है, वो एक नॉन कांस्टेंट भी है और साथ ही साथ एंटायर फंक्शन भी है। अब इमेजिनरी एक्सिस पे क्या होगा, दैट इज़ फॉर एक्स इक्वल टू 0 पे मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड को जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो मॉड ऑफ जेड इज़ इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ई की पावर जेड, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज़ इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे z जो है वो किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू है x प्लस आयोटा वाई जो बिलोंग कर रहा है c के अंदर। हेयर c रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा दैट इट इज़ इक्वल टू होगा मॉड ऑफ e की पावर आयोटा y के बराबर, और ये वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होती है इमेजिनरी एक्सिस पे। सो यहाँ से क्या मिला कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर है ऑन इमेजिनरी एक्सिस पे। सो इस पूरी डिस्कशन से हमें मिला कि एफ जो है वो बाउंडेड है इमेजिनरी एक्सिस पे। तो अब हमें क्या पता चला कि एक ऐसा नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो बाउंडेड होगा इमेजिनरी एक्सिस पे। तो इसी वजह से जो है स्टेटमेंट सी भी जो है वो सही है। सो देयरफॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स आर ए, बी एंड सी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, बी और सी। ठीक है। So with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। So till then, take care, goodbye.